अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद से तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी हुई। सबसे पहले तो पार्टी सिंबल का ले लिया जाना, फिर इसके बाद पार्टी की इंटरनल डिवाइड और साथ साथ ये कि बहुत से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या वैसे ही तहरीक इंसाफ को छोड़ गए। जो नए लोग शामिल हुए, जो नया चेहरा बना इस पार्टी का, उस पर भी तनकीद अब जारी है। और ये तनकीद करने में सर फहरिस्त जो नाम है वो साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब का है, जिनका कहना यह है कि करंट लीडरशिप जो PTI की है ये नहीं चाहती कि खान साहब जेल से बाहर आएँ, और इनका सबसे बड़ा फेलियर ये है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर एग्जर्ट नहीं कर पा रहे, वो हालात पैदा नहीं कर रहे जिन हालात में इमरान खान साहब जेल से बाहर आ सकते हैं। और साथ साथ ये कि उन्होंने ये भी कहा कि ये स्ट्रेटजी के पार्लियामान में बैठ के वहाँ सियासत करें, इसका कोई फ़ायदा होने नहीं वाला। इसका जवाब भी आया रऊफ़ हसन साहब, जिनके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने बजाते खुद इल्ज़ाम लगाया कि वो तनख्वाह लेकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्टी छोड़ चुका है उसका रास्ता बंद हो चुका है और वो पार्टी में नहीं आएगा वापस। अब बड़ा चैलेंज ये है PTI के लिए कि उसकी एक्चुअल ऑर्गेनिक लीडरशिप कौन सी है, पहला तायुन ये करना, और दूसरा ये कि सियासी स्ट्रेटजी कैसे बनाई जाएगी, या फिर ये धड़ों की पॉलिटिक्स जो फिल वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर हो रही है यही प्रिवेल करेगी और यही डैमेज करेगी पार्टी की कलेक्टिव कॉज को। इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ साबिक वफाकी वज़ीर पॉलिटिशियन फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। मुझे ये बताइए कि 9 मई के हवाले से बहुत लोगों का अपना अपना नैरेटिव है कि उस दिन ये हुआ, वो प्लांटेड एक्टिविटी थी। कुछ लोगों ने कहा कि हमारे लोग नहीं थे, कुछ लोगों ने कहा कि आपकी फॉर्मर पार्टी के बहुत से लोगों ने कहा, या करंट पार्टी का जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को इल्म था, और कुछ लोग कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था। आपका नैरेटिव क्या है 9 मई के बारे में? व्हाट हैपेंड ऑन 9 मई? सच्ची बात यह है कि मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आई कि ये क्या है, क्योंकि इसके ऊपर कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना, कोई तहकीकात प्रॉपर जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जो प्रोसिक्यूशन के केसेस हैं वो अगर आप अपने कोर्ट रिपोर्टर्स जो लोग कवर करते हैं आप उसे बिठा के तो उससे पूछेंगे और एविडेंस का पूछेंगे तो आप हंसेंगे, क्योंकि एक तमाशा बना लिया गया कि जिसके ऊपर कोई केस नहीं है तो उस पर 9 मई का केस तो बना ही दो। हज़ारों लोग, और फिर देखिए मैं आपको बता सकता हूँ कि इस्लामाबाद के पुलिस IOs, लाहौर के, फैसलाबाद, जहाँ जहाँ ये हुआ है, जिन IOs को ये जिम्मेदारी सौंपी गई वो करोड़पति हो गए। अच्छा। क्योंकि इतना उन्होंने लोगों को इतना वाइड नेट कर दिया, हज़ारों लोगों को शामिल कर लिया गया। उसके बाद सबको कहा गया कि आप हमें पैसे दें बेगुनाह करने के। लोगों को बहुत जो है वो पैसे लिए गए, उनके रोल बदले गए, शनाख्त परेड में लोगों को छोड़ा गया। फिर आपने पिछले दिनों एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ही एक्चुअली खबर छपी जिसमें बताया गया कि किस तरह से जो सामान था 9 मई के बच्चे जो पकड़े गए थे उनका सामान बाजार में फरोख्त हो रहा था। ये सब तो बाद में हुआ ना, उस पर्टिकुलर दिन जो जलाओ घेराव की एक्टिविटीज हुई आप उससे बिल्कुल लाइल्म थे? आपने वो इसलिए मैं लाइल्म था कि मैं था इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब के कमरे में, और वहाँ पे जब खान साहब को अरेस्ट करना था इन्होंने, तो वहाँ पे उन्होंने इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया। सही। और वहाँ पे ना बिजली आ रही थी, इंटरनेट नहीं था, और कोई हमें जो है वो खबर नहीं थी। और मुझे फिर पता, जब मुझे फिर बेल वो एक प्रोसेस आ गया, फिर हमें अरेस्ट करने आ गए, फिर 11:30 बजे रात को बेल मिली, तो वो लेके फिर सुबह जब सुप्रीम कोर्ट गए तो पता चला कि ये हुआ है। रात को एक्चुअली चला, फिर हम सुबह इमरान खान साहब की बेल कराने के, ये जो रिलीज़ कराने के लिए जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई वो मैंने फाइल की थी वहाँ जाकर। अच्छा। तो उस वक्त जाके पता चला कि ये तो ये हो चुका है। इससे पहले कभी कोई डिस्कशन, कोई बात ऐसी हुई ही नहीं। कभी ये स्ट्रेटजी कभी नहीं थी? कभी भी नहीं थी, कभी भी नहीं। और आपका जो अरेस्ट हुआ, आपको शुरू से लेके आखिर तक मालूम था कि कहाँ कहाँ आपको रखा गया, और आपको अंदाज़ा था कि कहाँ ले जा रहे हैं कहाँ नहीं? क्योंकि प्रेस ने यह भी रिपोर्ट किया कि अक्सर अननोन लोकेशंस के नाम से प्रेस स्टोरीज लगती रहीं। देखिए मेरे काफ़ी ताल्लुकात हैं, तो मुझे पता है सभी चीज़ों का, मुझे लोगों का भी पता है, मुझे चीज़ों का भी पता है, और वक्त की बात होती है। अच्छा। वक्त है, वक्त गुजर जाएगा। तो किस तरह टाइम किलिंग कैसे कीजिए? नौशी गिलानी का एक शेर है ना कि भूलता कौन है। अच्छा। अपने दुश्मन के खदो खाल को भूलता कौन है। तो बस जब आप कमज़ोर हैं और टाइम किलिंग कैसे कीजिए? तो कितनी दफ़ा पहले कमज़ोर हो चुके हैं, कितनी दफ़ा जो है वो तगड़े हो चुके हैं। 100 साल से हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सो कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा। टाइम किलिंग जो कि
मुश्किल हो जाता है बड़ा। दूसरा स्पेशली मैं देखता हूँ ना जो सोशल मीडिया वगैरह पे तो लोग जो है ना वो दुखों के ऊपर खुशी हो रहे होते हैं, बट इवन आपका बच्चों से भी दूर रहना बड़ा मुश्किल है। ये कहना ठीक है, बट मेरी तो बड़ी एफिलिएशन है मेरी बेटियों की मेरे से, मेरी उनसे, और जो बड़ा मुश्किल वक्त होता है, आप मिल ही नहीं सकते, हफ्ते में 15 मिनट की मुलाकात होती है। मेरी छोटी बेटी जो है शी लॉस्ट वेट बिकॉज उसका मेरे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी। आप 15 दिन अगर आसमान ना देख सकें तो फिर आपको लगता है कि बिल्कुल आप डाउन होना शुरू हो गए हैं साइकोलॉजिकली। तो मतलब ट्रॉमा था आपको और एक पैनिक की सिचुएशन थी। जो 24 घंटे होते हैं ना उनमें डिफरेंट आपके ऊपर मूड स्विंग्स रहते हैं। ये तो नहीं कि आपको ना पता हो कि क्या है। फवाद साहब, ये रियलाइज हुआ कि आपके सारे पॉलिटिकल करियर में अगर देखा जाए सो यू वुड बी अमंग द पीपल हु आर मोस्ट प्रो एस्टैब्लिशमेंट, जिसके अलावा शेख रशीद साहब का नाम आता है, शाह महमूद साहब का नाम आता है, आप तीनों ही, उनका भी आता है। लेकिन अगर आप तीनों इस कैटेगरी के पॉलिटिशियंस जो कि किसी हद तक प्रोपोनेंट रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के, वो इस सब से गुजरे, रिग्रेट हुआ अंदर से कि ऐसा ना ही करते, मिला तो कुछ नहीं बिला आखिर? क्या ना करते? प्रो एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स। एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिक्स क्या होती है? वो ये होती है कि जब आप जस्टिफाई करें कि इक़्तिदार में आप पॉलिटिशियन है, मेन्यू है, उसमें से चीज़ें उठानी है ना। आपको आसमान पे तो नहीं सियासत कर रहे। देखिए एनजीओ नहीं ना चला रहे, मतलब उनके पाकिस्तान के अंदर एक 1952-53 से जब हम अयूब खान यहाँ पे गए, अमेरिका गए जी, और 53 से यहाँ पे हम फ्रंटलाइन स्टेट हैं अगेंस्ट यूएसएसआर रहे। फिर वो पहले जो है कोरियन वॉर आ गई, फिर वियतनाम वॉर आ गई, फिर आपकी तालिबान वॉर्स आ गई, फिर ये आ गया। तो आप एक माहौल में कौन मतलब प्रो एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पे पॉलिटिशियन नहीं है। सो लेट्स, बेनज़ीर भुट्टो क्या पॉलिटिशियन, क्या एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर आ गई थी? क्या नवाज शरीफ जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की प्रोडक्ट नहीं है? सो इफ ऑल ऑफ यू आर सेम, तो आपका डिफरेंस क्या है बाकी पार्टी से? इसलिए कि पाकिस्तान अब चेंज हो गया ना। जो एक पॉपुलर, मतलब देखिए ना फ़र्क है, मतलब इमरान खान है, नवाज शरीफ हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं, ये लोगों को भी एस्टैब्लिशमेंट की मदद लेनी पड़ी है एक वक्त में, लेकिन ये भी कोई शुबा नहीं है कि ये पॉपुलर पॉलिटिशियन थे। तो इट वाज अ कॉम्बो यू कैन से, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल 35-40% होगा, 60% रोल लोगों का होगा। बिल्कुल, मुझे याद है पाकिस्तान हैज एक्चुअली गॉन थ्रू। आई रिमेंबर यू सेइंग, आपने कहा था कि आइडियोलॉजी इतनी ज़्यादा यहाँ मैटर नहीं करती, प्रैग्मेटिज्म होता है। तो अगर आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती, दी ओनली रियलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट, तो उनके पास ताकत थी, उन्होंने आप लोगों पे एक्सरसाइज कर दी, तो गिला किस बात का है? अब तो एक्चुअली पाकिस्तान में हालात बदल गए ना। हालात इस तरह से बदल गए कि पहले जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हम तो हमेशा फ्रंट लाइन स्टेट रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है वो हम वोट किनशिप भी करते थे ना पहले तो। अब आके ये हुआ है 2013 ऑनवर्ड जो चेंजेस आई हैं पाकिस्तान में, दो बड़ी चेंजेस आई हैं। अच्छा, एक चेंज ये आई है कि आप अब इस खत्ते में वॉर ही कोई नहीं हो रही, तो पाकिस्तान में एहसास होगा, एस्टैब्लिशमेंट को भी एहसास होगा। मेरी बड़ी लंबी इस पर तवील गुफ्तगू हुई है, जो बाजवा साहब से भी हुई है, जो सीनियर जर्नल्स हैं उनसे भी हुई है, कि देखिए एस्टैब्लिशमेंट को अपना किरदार रीडू करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अब नॉर्मल मुल्क बनाना पड़ेगा। अच्छा। और दूसरा जो हुआ है, ये जो 8 फरवरी में साबित भी हुआ, वो ये हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो किनशिप है वो ख़त्म हो गई और इंडिविजुअलिज्म आ गया। जैसे हम सेकंड उसमें था ना, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था यूरोप में, तो उस वक्त क्या था कि वहाँ पे भी कबीले ही फैसला करते थे। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, लोग जो हैं वो अपनी तनख्वाहें खुद लेने लगे, तो फिर फैसले उन्होंने कहा हम खुद करेंगे। अब पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा यूथ बल्ज है, वो कहते हैं हम फैसले खुद करेंगे। सो इट्स टाइम टू नॉर्मलाइज पाकिस्तान, और नॉर्मल पाकिस्तान का मतलब क्या है? एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। सही। तो अब हमने जाना तो उधर है, अब कितनी देर वायलेंस से आप रोक लेंगे, आप कोशिश करें। बाजवा साहब का आपने जिक्र किया, मरवत साहब कहते हैं कोट एंड कोट, यू आर अ मैसेंजर फॉर जनरल बाजवा। चलिए, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने सऊदी अरेबिया से नीचे आ गए हैं कि वो उन्होंने रजीम चेंज की। अच्छा। हम मेरे पे आ गए, मेरे तक रह ले, ठीक है। हाँ। वो सऊदी अरब वगैरह को बख्श। लेकिन कुछ लोग वो आपके खिलाफ क्रिटिसिज्म जो करते हैं वो यही कहते हैं कि जो पहली इंफॉर्मेशन मिली इस्टेब्लिशमेंट को कि खान साहब का जनरल फैज़ के बारे में प्लान क्या था, दैट समहाउ गॉट लीक्ड फ्रॉम योर साइड। वो तो आप बता सकते हैं क्या प्लान था? कोई प्लान नहीं था। So he had no ambitions कि उनको एलिवेट करना है। इनको पता होता है, कोई नहीं लोगों का। अच्छा, ये बताइए कि कोई प्लान नहीं था इमरान खान का, और एस्टैब्लिशमेंट से इमरान खान की कभी लड़ाई हुई ही नहीं प्रॉपरली। कोई हमारा इश्यूज के ऊपर इख्तलाफ नहीं था, हम तो बिल्कुल सही जा रहे थे।
एस्टैब्लिशमेंट की एक इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो हाथ से निकल गई, और वो चूँकि एक बड़ी ताकतवर पॉलिटिक्स, आपके एक्सप्रेस में अपनी पॉलिटिक्स हो रही होती है ना, हर जगह लोग अपनी उसके लिए हो रहे होते हैं, वो एक इंटरनल पॉलिटिक्स आउट हो गई। कोई ऐसा इशू नहीं था, खान साहब के भी कोई इश्यूज के ऊपर क्या लड़ाई हुई, कोई इशू नहीं था। और इसके साथ साथ मुझे याद है आपके दौर में जब आप खुद मिनिस्टर थे तो आपने ये बात की थी कि 1.5 साल बाद आपके हुकूमत के 2019 के मिड में आपने कहा कि इलेक्टेड लोग आउट होते जा रहे हैं और ऐसे लोग आकर बैठ रहे हैं जो टेक्नोक्रेट्स हैं। तो अब आकर फिर मोहसिन नकवी साहब की इंक्लूजन गवर्नमेंट में जस्टिफाइड है या ऐसे लोग जो आ रहे हैं जो इलेक्टेड? तो अगर मैं अपनी हुकूमत पे तनकीद कर रहा था कि आप टेक्नोक्रेट्स ला रहे हैं, तो हाउ कैन आई एक्चुअली एक्नॉलेज दिस इवन नाउ? प्रॉब्लम पाकिस्तान में यही है, जो हमारे एक जो टेक्नोक्रेट्स हैं दे कैन नेवर बी गुड डिसीजन मेकर्स, क्योंकि उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल से दूर होते हैं। इसीलिए ये जो डेमोक्रेटिक मॉडल है दुनिया में, ये ऐसे ही नहीं आगे आ गया, ये इसके ऊपर तकरीबन आप समझिए सैकड़ों साल जो है, मॉडर्न डेमोक्रेसी को ले लें तो 500 साल तो लगे ही है ना। एग्जैक्टली। तो आप ये 500-600 साल ऐसे ही नहीं लग गए। तो लोगों ने, एक अक्लमंद लोगों इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि टेक्नोक्रेट्स नंबर 2 अच्छे हैं, बना के दे दें, बट अप्रूवल्स आप पॉलिटिकल लोगों से लें जो सेंटिमेंट ऑफ द पीपल को देख के करेंगे। सही। मसलन मैं एक छोटी सी बात करूं आपको, अगर आप को जल्दी ना हो। जी श्योर। मसलन ये देखिए ना कि मसलन हमारी रियलिटीज़ हैं, कुछ इकोनॉमिक रियलिटीज़। इकोनॉमिक रियलिटी है, ट्रेडर पर आपने टैक्स लगाना ही लगाना है। आपकी रियलिटी आपने रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स लगाना ही लगाना है। आपकी रियलिटी आप बिजली सस्ती नहीं कर सकते। आपकी रियलिटी आपने ये जगह जो है बेचनी है। दूसरी तरफ रियलिटी ये है कि वो बेचारा जो ट्रेडर है उसकी कमर टूटी हुई है, उसको टैक्स देने का बेचारा जो है वो कर ही नहीं सकता। फार्मर को आप कह रहे हैं टैक्स, फार्मर तबाह बर्बाद हो गया। बिजली महंगी है, इससे ज़्यादा बिजली महंगी के ऊपर क्या खुदकुशियाँ जो हैं वो शुरू करानी है। जो टेक्नोक्रेट होगा ना वो सिर्फ इकोनॉमिक रियलिटी सामने रखेगा, पॉलिटिकल नहीं रखेगा। जो पॉलिटिशियन होगा उसको पता है मैंने लोगों के पास दोबारा जाना है, तो वो दिस इज द कॉम्बो दैट। बिल्कुल। फाइनेंशियल करप्शन की अगर बात करें, पार्टी का बड़ा फ्रंट लाइन नैरेटिव था ये फील करती है पार्टी, आप इंडिविजुअली, कि अगर उस वक्त फराग गोगी साहब या उस्मान बुज़दार साहब या उनके साथ जितने भी नाम एसोसिएटेड थे, उनके बारे में जो एक फाइल खान साहब को मिली उसको सीरियस ले लेते तो शायद यहाँ तक ना पहुँचते, टसल ना होती, कन्फ्रंटेशन ना होती? मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान शुड बी प्राउड ऑफ दिस कि 76 साल में पहली काबीना है जिसके ऊपर 1 रुपये करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। ये वो पहली काबीना है जिसके ऊपर कोई मेगा स्कैंडल जो है वो नहीं आ सका। इमरान खान की ये एक, आई थिंक इट्स अ ह्यूज, आई थिंक आटा चीनी की रिपोर्ट में वैसे नाम कुछ भी नहीं, वो तो हमने कराई थी। आटा चीनी की रिपोर्ट तो ऑडिट किसने कराया था? हमने कराया था। फिर भी नाम तो आपकी पार्टी के लोगों की, पार्टी जिनका नाम आया था उस पर कार्रवाई भी तो हुई ना, उस पर देखो कितना टैक्स जमा हुआ, क्या हुआ, वो तो हमने कराई थी ना। वरना तो क्या होता है जब कैबिनेट जाती है तो लाइनें लग जाती हैं, ये भी फलाना भी फलाना भी। तो इमरान खान और मैं समझता हूँ एज ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट आई एम वेरी रियली प्राउड ऑफ माय कलीग्स एंड एवरीवन। तो ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी कि बुज़दार साहब के अंडर करप्शन हो रही है? अब मैं आपको बताऊँ बुज़दार साहब का या ये फराग गोगी का, आप भी यहीं थे, हम भी यहीं थे, हम भी सुनते थे ऐसे जैसे आपने सुना। बट देखो अब 2 साल हो गए हैं। द प्रॉब्लम इज कि जो भी है, उस्मान बुज़दार अगर करप्ट था तो उसके पे केसेस आने चाहिए थे। नून लीग बैठी हुई है हुकूमत में, फराग गोगी करप्ट थी तो उस पर केसेस आने चाहिए। अब इन दोनों के ऊपर जो केसेस आप देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या केसेस हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये मीडिया कैंपेन ज़्यादा थी, सब्सटेंटिव जो था वो नहीं था। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये फाइल देख के खान साहब ने बाजवा साहब को फ़ोन किया कि सैक द गाय हू प्रेजेंटेड द रिपोर्ट, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। फवाद चौधरी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। आपने ये भी रिपीटेडली पिछले कई दिनों से आप ये कह चुके हैं कि वी शुड नेवर मॉक समवन सफरिंग, जो ऑर्डील आपके ऊपर गुजरी और लोगों पे गुजरी। मुझे याद है ज़ुबैर साहब की प्राइवेट वीडियोस लीक हुई, डिस्ट्रेसिंग टाइम था उनके लिए। कोर्ट में पेश हुए, शहबाज गिल वज़ लॉ आपके कॉलीग थे, हंस रहे थे और लोग भी इस तरह की चीज़ें कर रहे थे उस वक्त। लेकिन उस वक्त जो हमारी पार्टी में भी थोड़े लोग हंसने वाले हैं। अच्छा, ये कल्चर है। हमारी पार्टी हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, ये एक स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर ना एक बड़ा एक आई वुड से कि एक वो एक बन गया है, हार्टलेस किस्म का कल्चर बन गया है, विच इज़ बैड। बट पास कर या बर्दाश्त कर क्या हो सकता है। तो पीटीआई के साथ जो सारा ये एपिसोड हुआ है, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे लगता है इट्स अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो पहले से चली आ रही थी। गलत बात,
ऐसा नहीं इस तरह का पाकिस्तान के 70 साल में नहीं हुआ जो हुआ। नहीं, वो मेरे सामने ये पड़ा भी हुआ है ना, शहबाज शरीफ 340 डेज इन जेल, नवाज शरीफ 374, हमजा शहबाज 627 डेज, कैप्टन सफदर 53 डेज, ख्वाजा आसिफ 176, शाहिद खाकान अब्बासी 222 दिन जेल में, मिफ्ता इस्माइल 142 दिन, एहसन इकबाल 64 दिन, साद रफीक 462 दिन, राना सनाउल्लाह 174 दिन, मरियम साहिबा 158 दिन, ऑल अंडर योर गवर्नमेंट। देखिए इनमें से 4 जो पार्ट्स हैं ना, जैसे राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, मिफ्ता और उनका, उसके ऊपर तो देखिए हमारी अपनी कैबिनेट में आज इस कैबिनेट में कभी एक लफ्ज़ आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने कहा हो कि यार ये आलिया, हमज़ा और हमारी जो दूसरी ख़वातीन हैं उनको तो कम अज़ कम रिहा करो। कभी किसी ने बात ही नहीं की होगी। हमारी कैबिनेट के अंदर मैं आप उस वक्त की रिपोर्ट्स उठा के देख लें, एंड आई कैन एश्योर यू, आप इन लोगों से भी पूछ लें। अच्छा, असद उमर खड़े हुए, मैं खड़ा हुआ, इवन फैसल बोडा जो है आज इधर है, बट उस वक्त वो भी जो है वो बोला। उसके बाद नदीम अफजल चंद उस वक्त हमारे साथ थे, वो उसके ऊपर बोले। कौन बंदे हैं जिन्होंने कि ये आवाज़ नहीं उठाई कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो जेल में। जो जहाँ तक शरीफ का केसेस का ताल्लुक है, देखें वो केसेस बिल्कुल जेन्युइन थे। एक्चुअली इनको कम सज़ा हुई और बड़ी बदकिस्मती है कि ये डील करके फिर वापस चले गए और अब एयरपोर्ट के ऊपर इनको बुला के छोड़ दिया गया। अच्छा। वो जो पाकिस्तान का पैसा गया है बाहर, जो बिलियंस ऑफ रुपीज़ में गया है, वो तो पाकिस्तान के साथ जुल्म है। और ये शरीफों के ऊपर जो केस थे वो कोई पाकिस्तान में नहीं बने थे, इट वॉज एन इंटरनेशनल स्कैम। वो एक जर्मन अखबार थी सुदित्से ज़ेडबर्ग जो जिसका नाम था, उसमें पेनामा का सारा छपा था। वो पेनामा यहाँ पे ट्रांसफर हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उन बाकी लोगों को नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये सारे। वैसे लास्ट वीक जो मोज़ेक फोंसेका थी उसके अपने जो हेड्स थे उनको भी एक्विटल मिल गया था पेनामा कोर्ट से, तो उनको मिल गया होगा ना। अब इतना ऐसे ही रखना था, क्या करना है। तो पाकिस्तान में 450 लोग थे, कितनों के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, गलत हुआ ना, होना। दैट मींस दे वर पॉलिटिकली सेंटर्ड अराउंड सम पीपल। आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। ये नहीं होना चाहिए कि जो मुझे पसंद नहीं है उस पर, लेकिन केसेस इनके ऊपर बिल्कुल जेन्युइन थे। ये अच्छा। मेरा आपसे सारी बातों पे इत्तेफाक है। अच्छा। इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए। बट जो नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के ऊपर ये जो पेनामा के ऊपर जो केसेस थे वो 100% सही हैं। अच्छा। और उनमें प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपने कहा हमने कंडेम किया ये सब लोगों पे जो ऑर्डील गुजर रही थी, लेकिन उसका फायदा तो नहीं हुआ, जेल से तो ये बाहर नहीं आए। आप खान साहब को कन्विंस नहीं कर पाए कि हल्का हाथ रखें। तो इनफैक्ट वो बाहर जाके कहते रहे कि एसी उतार दूंगा, आज खुद उसकी दरखास्त भी की। तो खान साहब ने कोई दरखास्त नहीं की। मतलब जो सारी वहाँ पर उन्होंने जो पर्क्स मांगी हैं वो वैसी। वो एक्चुअली पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं उल्टा हुआ। अच्छा। जब खान साहब ने वहाँ पे जाके कहा कि एसी उतारेंगे, तो वापस जब आए तो एक्चुअली पंजाब गवर्नमेंट ने उन्हें कन्विंस कर लिया कि बजाय इसके, वो एक्चुअली डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे थे खान साहब। वो कह रहे थे कि एक आदमी एसी लगवा सकता है, बाकी नहीं लगवा सकते। तो इन्होंने उनको कन्विंस कर लिया कि बजाय इसके कि हम एक आदमी को उतारें, हम ये सोचते हैं सबको दे देते हैं। कोट एंड कोट उन्होंने ये कहा था कि जेल की डेफिनेशन ये नहीं है कि वहाँ टीवी लगाओ। अब खान साहब की जेल में भी टीवी है, ही इज नॉट इन जेल अकॉर्डिंग टू हिज ओन डेफिनेशन। नहीं, खान साहब ने ये मुझे नहीं पता अगर उन्होंने ये कहा था। ये कहा था कोट एंड कोट। जो मैं आपको कहूँ कि जो वहाँ पे उन्होंने बात की थी, वो डिस्क्रिमिनेशन की जो बात की थी, वापस आके ये जरूर है कि अब हर कैदी को ये सहूलत मौजूद है। ये इमरान खान की अकेली सहूलत नहीं है टीवी। अच्छा। जेल में सबको ये सहूलत है, खाना भी सबका सेम है, की सबको सहूलत है, खाने की भी सबको सहूलत है। अगर अपना बनवाना चाहें आप अपना बनवा सकते हैं, जैसा खान साहब अपना बनवाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ये कि जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं आजकल जो पीटीआई की करंट लीडरशिप है, आप उसे ये कहते हैं कि ये इतने मैच्योर नहीं है, इतने एक्सपीरियंस नहीं है, इसकी क्या वजह है? आपको लगता है कुछ इन्फिल्ट्रेटर्स हैं? कैन यू नेम समवन जिस पे आपको बिल्कुल सॉलिड प्रूफ मिल चुका है कि ये बाहर से आए हैं, ये पैराशूटर्स हैं? मैंने एक्चुअली इन्फिल्ट्रेटर तो कभी नहीं कहा, बिकॉज़ आई हैव नो गिवन इंप्रेशन लाइक दैट। आई हैव नो रीजन टू डाउट एनीवन्स लॉयल्टी, बट मैंने कहा इनकॉम्पिटेंट है। My primary concern is not disloyalty. My primary concern is that एक बंदे ने लॉयल्टी या नॉन लॉयल्टी डजेंट मैटर, इफ एक बंदा डिलीवर नहीं कर सकता तो। और बंदे को एक्चुअली टू बी फेयर विद एजेंट होने के लिए भी कोई कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अच्छा। किसी नलायक, अब इस पे भी बैकलैश आएगा, आपने ये कहा। किसी नलायक को एजेंट रख के किसी ने क्या करना है। अच्छा। अब इनका ये देखे ना जो प्रॉब्लम है, मसलन देखिए, अब मैं तनकीद नहीं करना चाहता, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि 5 लोग जो पार्टी चला रहे हैं, जैसे उमर अयूब हैं, गौहर हैं, अपने शिबली फराज हैं, हामिद खान है और रऊफ है। अब इन 5 में से जो 4 हैं उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उमर अयूब के अलावा हु इज अ प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन। अच्छा। बाकी 4 ने कभी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं की हुई। सो देखो ना, अब कितना बड़ा मौका पीटीआई ने जो है ज़ाया कर दिया, जब 9 फरवरी को आपके सामने
इलेक्शन चोरी हो रहा था, कतई तौर पे आपको पार्लियामेंट में जाने की फिक्र नहीं करनी चाहिए थी। यू शुड हैव बीन ऑन द रोड्स ऑन दैट डे। लेकिन वो आप लोगों का हाल देख के रुक गए होंगे ना कि जो रोड्स पर आए उनके साथ क्या हुआ, तो वो क्या सुसाइड तो नहीं कर सकते थे ना? नहीं, 9 तारीख को तो हालात और थे ना। 9 को ये था कि सारे MNA MPs का जो मैंडेट था उनके सामने चोरी हो रहा था। MNA MPs ने लीड करनी थी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी। आपकी ओपिनियन बहुत रेडिकल नहीं है कि असेंबलियों में नहीं जाना चाहिए? पार्लियामेंट डिसॉल्व करने को आपने सपोर्ट किया, आपने कहा कि बैठना ही नहीं है ऐसी असेंबली में जो हमारे मतलब की नहीं है। प्रोसेस रुक नहीं जाएगा इस तरह अगर हर कोई इस्तीफे देना शुरू हो जाए? नहीं, बात यह है कि देखो ये तो डिपेंड करता है कि मैं एक्चुअली जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक तो रूटीन पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में चल रही है, अब आप सिंपल जाएं फौज के साथ, आप अपने मामला ठीक करें, आप बन जाएं, वही 2-2.5 साल लगेंगे, फिर लड़ाई हो जाएगी, फिर आप आउट हो जाए। सही। अब जो इस तरीके से जो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स चेंज हो गई है, उसके अंदर अगर आपने निज़ाम के ख़िलाफ़ लड़ना है और आपने एक ट्रूली एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव बढ़ के आना है, तो फिर आप निज़ाम के अंदर रह कर तो नहीं लड़ सकते। अच्छा। इमरान खान का सिर्फ जो असल इमरान खान क्यों है? इमरान खान इसलिए इमरान खान है कि वो बड़े फैसले कर सकता है जो नवाज शरीफ और जरदारी जिसका सोच भी नहीं। लेकिन क्या अथॉरिटी थी उनके पास इतनी बड़े फैसले करने की? ये अथॉरिटी तो थी ना, उन्होंने कहा चेयरमैन इलेक्शन कमीशन का मैं नहीं लगवा सका। अपनी पार्टी पे तो थी ना, रिजाइन करवा दिया हमने। असम्बलियाँ पंजाब और KP असम्बली जो है उससे हम बाहर निकल आए, और आज PTI जो कुछ है वो इन बड़े फैसलों की वजह से है। नहीं, वो तो उन्होंने कहा में और वहाँ पे हमने नहीं तोड़ी असम्बलियों से वो बाहर निकले। वो उन्होंने कहा बाजवा साहब के कहने पे मैं निकला, वो उनका अपना फैसला तो था ही नहीं। उन्होंने तो एक किसी और का फैसला सुन के ये बात कर दी। बाजवा साहब ने तो क्या एफर्ट नहीं कर ली। He himself said that you are refuting your own chairman। नहीं, उन्होंने ऐसी बात नहीं की होगी, कॉन्टेक्स्ट में किसी में बात की होगी। उन्होंने कहा बाजवा साहब के कहने पे असेंबली कोर्ट एंड। अच्छा चलें, इसके साथ साथ ये कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की आपने बात की, तो एक आपका बयान मैं देख रहा था, आपने कहा कि कोट एंड कोट टॉक्स विद द एस्टैब्लिशमेंट इज डील स्ट्राइकिंग, कि अगर हमने एस्टैब्लिशमेंट से बात की इसका मतलब है हमने डील कर ली। दूसरा बयान आपने ये दिया कि 9 मई इसलिए हुआ कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट से बात बंद हो गई। दोनों में से कौन सा ठीक है? नहीं, दोनों ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ ना मैं। हाउ? मैंने ये कहा था कि 9 मई का जो एक तलखियाँ जो पैदा हुई हमारी आपस में, वो इसलिए पैदा हो गई कि हमने उनसे बातचीत ख़त्म हो गई थी जब हम हुकूमत में थे। हाँ। अगर हम बातचीत रखते तो उधर भी कई बातें तो वो तो फिर डील हुई ना जो आप डिफाइन कर रहे हैं। डील नहीं है, मेरे और आपके दरमियान एंगेजमेंट होनी चाहिए ना। अच्छा। अगर एंगेजमेंट ही खत्म हो जाए मेरी और आपकी, तो डील तो यह है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे, ये मैं आपके लिए करता हूं, ये आप मेरे लिए करें। तो अभी मरवत साहब, रऊस साहब भी डील तो नहीं चाह रहे होंगे ना, वो भी नेगोशिएट। इनके बेचारों को कौन सुनता है, इसको छोड़ दे। अच्छा, आप में और मैं आपस में बात कर रहे हैं, अगर मैं आपसे कुछ लेने देने की बात कर रहा हूं कि आप मुझे ये देंगे और मैं इसके बदले में आपको ये दूंगा, तो फिर तो ये डील है, गिव एंड टेक की तो डील है। लेकिन अगर एंगेजमेंट में कर रहा हूं, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि ये पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, और उधर से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, तो ये एंगेजमेंट है। अब जो उस वक्त मैं बात कर रहा था, मैं कह रहा था हमारी एंगेजमेंट ही खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से हमारा अहमद मलिक हैं, मोहसिन नकवी हैं, जो हमारे मुखालिफ थे, इनको मौका मिल गया कि वो हमारे खिलाफ कान भरते रहे। अगर हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता तो एक बैलेंस जो है वो डिसीजन मेकिंग आ जाती। और अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी बात ना करें आप एस्टैब्लिशमेंट से, कि अभी आपका वजन नहीं है। अच्छा। देखो ना, मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, अगर आप मेरा कोई बाहर ही नहीं चुक रहे तो मेरी और आपकी क्या बातचीत है? लेकिन आप कहते हैं खान साहब का तो वजन है, आप कहते हैं, तो अगर वो ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कोई बात करने पे, तो फिर अभी नहीं जरूरत। अभी आपको बातचीत करनी है फजलुर रहमान साहब से, GDA से, अच्छा, और अपने इनसे जमात इस्लामी से। जब ये 4 पार्टियां इकट्ठी होकर बात करती हैं, या इनको फिर हुकूमत को करनी पड़ेगी। अच्छा, फिर हुकूमत की मजबूरी होगी। अभी हुकूमत की तरफ बात करने की जरूरत नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट से बात करने की जरूरत नहीं है। टॉक टू अपोजिशन, और उसके बाद फिर आगे चल रहे हैं। आप वैसे मैकियावेलियन कहते हैं अपने आप को कि बिल्कुल रियल पॉलिटिक होनी चाहिए, क्योंकि मौलाना साहब का आपने जिक्र किया, तो उनके बारे में जो बयानात हैं उससे यू टर्न लेना भी बहुत ही मुश्किल था, बिकॉज यू वर वे अहेड इन क्रिटिसाइजिंग हिम। नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। सियासत में रोज़ नया पानी होता है, नए वाक़यात होते हैं, नए चीज़ें सामने होती हैं, स्टैटिक थोड़ी है। मियाँ साहिबान जरदारी साहब करते थे, अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा, वो इकट्ठे हो गए ना, COD हो गया। देखिए अल्टीमेटली आपने चेंजेस, देखिए मौक़िफ़ जो है ना सियासत में, वाक़यात का जो है वो उसके तहत होता है। सही। अगर वाक़यात एक है, मैं मौक़िफ़ और बना के बैठा हुआ हूँ, इस तरह तो हमको साइंस तो नहीं है ना, इट्स ए नॉट अ साइंस। एक आपकी पार्टी के, चलें आप कह रहे हैं कि PTI का भी आप हिस्सा हैं, तो इसी पार्टी के जो और मेंबर्स हैं, जो नए चेहरे हैं, वो भी फॉर्म 47 पे ही जीते हैं, उनमें से कोई भी जेन्युइन नहीं है। KP असेंबली भी फेक है सारी, अकॉर्डिंग टू यू? फ़र्क ये है
केपी असम्बली में फॉर्म 47 के मुकाबले के AK-47 था, वहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे बेचारे जो पंजाबी असल तो मार खा रहे हैं ना, असल सारे जो फस्तायत और बर्बरियत हुई है वो तो इस्लामाबाद में और पंजाब में हुई है। पंजाबी बेचारे जो हैं वो चूँकि रियासत के साथ होते हैं, पंजाबी जो है वो उस तरह नहीं लड़ते। रियासत के साथ तो सब होते हैं ना, ये तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन बात यह है कि आप, हाँ इसको सही आप कह रहे हैं, इसकी वर्डिंग बेहतर कर लें कि वो चूँकि यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है, एक सब मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, उस तरह की रेजिस्टेंस नहीं है। केपी में चूँकि असला है, हर चीज़ है, वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आपने ये कहा कि इनको चाहिए था सेनेट के बाहर कैंप लगा के बैठ जाएं कि बगैर इनके सेनेट चल रही है, तो फिर ये तो सारी केपी असम्बली को ही क्वेश्चन करना है कि आप केपी असम्बली को चाहिए था वहाँ पे कि सेनेट हमारे बगैर चल रही है, चेयरमैन सेनेट पख्तूनख्वा के बगैर इलेक्ट हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पख्तूनख्वा के बगैर इलेक्ट हो गया। तो मैं तो हैरान हूँ कि केपी असम्बली जो है वो अपने राइट्स के लिए खड़ी नहीं हो रही। आप पॉलिटिकल माइट को और पावर को ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहे, वो क्या कर सकते हैं? आप खुद कहते हैं कि पॉलिटिशियन बात ही कर सकता है, अगर वो हमलावर हो जाए क्या करें? इसके अलावा उनकी ऑप्शन यही है कि कॉन्टेस्टेशन करें। नहीं होना, वहाँ पे जाके देखें ना, मिसाल के तौर के ऊपर आप प्रोटेस्ट करते हैं, क्यों? मीडिया अटेंशन तो आप लें ना कम से कम। वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे एक्सप्रेस वालों को कैमरे लगाने पड़ेंगे, वहाँ पे तकरीरें होंगी, गुफ्तगू होगी, अगले दिन सारी अखबारों की हेडलाइन होगी, लोगों को अवेयरनेस देना भी तो पॉलिटिशियंस का काम है ना। वो पेशावर में बैठ के तो नहीं होनी, उसके लिए इस्लामाबाद आना पड़ेगा। सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर ऐसा हो कि मैं खुदा न खास्ता आपको इमिटेट करूं, चादर लेके आपकी नकल उतारूं और कल को मुझे आपकी ज़रूरत पड़े, मैं आपको बुला भी लूं, तो आप आ जाएंगे? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कंटेनर पे खान साहब ने अचकज़ई साहब की नकल उतारी थी चादर पहन के। जब अचकज़ई और अचकज़ई साहब को फ़र्क नहीं पड़ रहा, खान साहब को नहीं पड़ रहा, तो बाकी किसी को क्या पढ़ना है? क्या मतलब ये टोटली फाइन फॉर यू? क्या क्या नहीं होता, मतलब आप ये देखें ना, ये पॉलिटिक्स में आप मैं जिस तरह से दोबारा ये कह रहा हूँ कि मौक़िफ़ जो है ना वो हालात के तहत होते हैं। हालात पीछे का वाकई बदल गया है, आप कह रहे हैं कि नहीं मौक़िफ़ वही रख लो, ये तो चलें, ये ठीक है। इसके अलावा आई थिंक दैट यू हैव बीन द मोस्ट प्रोग्रेसिव मैन इन पीटीआई, अगर आपके मौक़िफ़ की बात की जाए, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट पे आपने बात की, रैशनैलिटी पे, साइंस की प्रमोशन पे। व्हाट आर यू डूइंग इन अ पार्टी व्हिच इज़ द मोस्ट प्रो तालिबान इन द एंटायर पॉलिटिकल सेटअप ऑफ पाकिस्तान? एक्चुअली ना, जो अफगानिस्तान के ऊपर इमरान खान इज़ वेरी प्रोग्रेसिव हिमसेल्फ, आई हैव नो टू ओपिनियंस अबाउट दैट। इमरान खान से जब आप बात करते हैं, उनका जो इंटरप्रिटेशन है एक्चुअली रिलीजन की, दैट इज़ वेरी क्लोज टू कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, एंड I don't think so progressive. So you agreed when he said तालिबान की गवर्नमेंट आने से गुलामी की जंजीरें टूट गई वहाँ पे? तालिबान की वहाँ पे एक बहुत बड़ी जद्दोजहद थी, उन्होंने जो भी है वहाँ पे एक फॉरेन जो है उसके ऊपर आए। वहाँ पे देखो ना, प्रॉब्लम यह है, जिस तरह मैंने अभी बात की, जो मौक़िफ़ है ना वो वहाँ के हालात के मुताबिक। मसलन अगर अभी भी आप फुकुयामा की किताब देखेंगे ना, अभी बल्कि नहीं, ये अभी जो उन्होंने लिखी है ओरिजिन ऑफ द पॉलिटिकल डेके। अच्छा, सही है। अच्छा, पॉलिटिकल डेके पे लिखी, पॉलिटिकल ऑर्डर एंड पॉलिटिकल डेके। इसके अलावा एक और आई वुड रिकमेंड यू बुक है लिखी, काउंटर इंसर्जेंसी। उसमें अमेरिका ने अपनी एवेल्युएशन करवाई है अफगानिस्तान में अपनी फोर्सेस की। अच्छा, उन दोनों में उन्होंने ये लिखा है कि देखिए हमने बड़ी गलती की कि हमने जो लोकल हालात थे उनके बजाय हमने एक्सटर्नली चेंज नाफज करने की कोशिश की। सर, एएनपी और पीपल्स पार्टी भी वहीं पर है ना, वो हमेशा से इनको डिटर करती आई हैं, सकम तो नहीं किया इन चीज़ों के, ये कुर्बानियां भी नहीं। बिल्कुल, एएनपी की बड़ी कुर्बानियां हैं, पीपल्स पार्टी की बड़ी कुर्बानी है, लेकिन देखो ना एएनपी और पीपल्स पार्टी क्या हो गया, रिजेक्ट होगी मुकम्मल तौर पे। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स हुई फिर, ये आपकी लॉजिक पॉपुलिस्ट है? नहीं, पॉपुलिस्ट क्या आप फारिग हो जाएंगे इसलिए सच ना बोलें, ये कह रहे हैं? वेल, इफ यू थिंक दैट डेमोक्रेटिक लॉजिक इज पॉपुलिस्ट लॉजिक, देन आई कांट से एनीथिंग। बट यू सेड दे, बट अगर आप डेमोक्रेसी में हैं तो आप मसलन देखो ना, बादशाह खान की भी जो सारी जद्दोजहद थी वो क्या थी, वो मदरसे के लिए, एजुकेशन के लिए थी, बात के लिए, खुदाई खिदमतगार जो उन्होंने सारा जो अपना नैरेटिव बनाया था। लेकिन जो रेजिस्टेंस ये है कि ये महीनों की तो नहीं है, सालों की है। अच्छा। तो ये इसको बदलने की एक बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ये चीज़ें। मतलब मैं पर्सनली समझता हूँ कि अफगानिस्तान में
जो हो रहा है औरतों की तालीम के लिए, जो वहाँ पे हो रहा है, ये डार्क एज मेंटालिटी, इसको चेंज होना चाहिए। लेकिन देखो मैं और आप नहीं कर सकते वहाँ पे जाके, ये तो वहाँ के लोगों ने करनी है। जैसा पाकिस्तान के अंदर तब्दीली पाकिस्तान के लोग अपने लिए लेके आए। बट इफ आई एम आस्क्ड के क्या मैं एक ऐसे पार्टी में काम करूँ जिसमें बयान ये दिया जा रहा है कि 4000 उन फाइटर्स को रीसेटल करवाना है जिन्होंने लोकल्स के गले काटे हैं, आई विल रिजाइन द नेक्स्ट डे? नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। जो लोग वहाँ पे गए, एक इंटरनल ऑपरेशन हुआ जिसके अंदर लोग डिस्प्लेस हुए जो पाकिस्तानी, 22,000 लोग जो थे उनमें से 2/3 से ज़्यादा औरतें और बच्चे हैं, वो पाकिस्तानी हैं। उनको आपने अल्टीमेटली कोई सेटलमेंट आपने उनके साथ करनी है। हर वक्त अगर आप कहें कि वो हमारे इधर के ऊपर बम मारते रहे और हम उनके ऊपर बम मारते रहे, तो ये भी तो नहीं ना चलना। आपने एक जब भी काउंटर ऑपरेशन के आप खिलाफ हैं वैसे, जब भी काउंटर इंसर्जेंसी आपने करनी है, आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप उसका एंड गेम प्लान बना के रखें। हमारे अफगानिस्तान में क्या फेलियर हुआ, जब जनेवा अकॉर्ड साइन हो गया, हमारे पास एंड गेम ही नहीं थी, हमें पता ही नहीं था अब हमने क्या करना है। जब यहाँ पे ये आगे दोबारा अमेरिका निकल गया, हमें समझ ही नहीं आ रही थी हमने अब जो है वो क्या करना है। सो काउंटर इंसर्जेंसी जो लोग भी प्लान करेंगे उसका फायदा नहीं होगा, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड गेम प्लान करके करें। अच्छा, आपने अगर से बम मार रहे हैं तो आप ये तो नहीं ना कि फूल तो नहीं दे सकते, लेकिन अल्टीमेटली आपने इसको प्लान करने के लिए आपको यू नीड अ लॉट ऑफ थिंकिंग। आपकी सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट्स में से एक जो मुझे याद है, आपने कहा कि एक्सट्रीमिज्म इज अ टिकिंग बॉम्ब इन पाकिस्तान, जो किसी भी वक्त फट सकता है। शायद पीटीआई में किसी और ने इस बात को एक्नॉलेज तक नहीं किया। क्या किसी में भी नहीं किया, किसी भी पार्टी में कोई नहीं करता, कोई नहीं करता, बिकॉज पीपल आर अफ्रेड। आई अप्रिशिएटेड दैट। लेकिन क्या ये भी एक्नॉलेज किया आपने कि पीएमएलएन को डैमेज करने के लिए टीएलपी बनी, जिसने आपका हाथ मजबूत किया हुकूमत में आने के लिए? ने तो हमें भी थोड़ा डैमेज किया। नहीं, उतनी कैंपेन तो नहीं, सारी कैंपेन ने की। स्टैट्स कहते हैं कि 30 MN ने तोड़े नून लीग के उन्होंने 18 में। हम जब गए, जब शुरू में गवर्नमेंट बनी तो आई थिंक कोई महीने बाद टीएलपी का धरना हो गया था, और वहाँ पे आपको याद है वहीं से जो है वो फिर उसके बाद वो तो रोज़ आ जाते थे। अब प्रॉब्लम ही यहाँ पे ये है ना कि देखो ये जो आपने पहले बात की है, जो बिल्कुल दुरुस्त बात की है, कि हमारा प्रॉब्लम ये है कि एक्सट्रीमिज़म हमारा प्रॉब्लम एक नहीं है। हमारा प्रॉब्लम है जो ये तासुर बन जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट इज़ बैकिंग एक्सट्रीमिज़म, एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव्स। अब तो वो ऑर्गेनिक हो गया, अब वो ऑर्गेनिक हो गया, बिल्कुल। वो वी डोंट नो, अगर ऑर्गेनिक हो गया फिर देखो ना अभी पिछले महीने देखो क्या हुआ है पाकिस्तान में। बिल्कुल, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ कॉन्फ्रेंस हुई, स्वात में माफी मांगनी पड़ी, स्वात में लिंचिंग हुई, एक सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट का माफी मांगनी पड़ी, सेनेटर को माफी मांगनी पड़ी, एक सीनियर तज्जियाकार जो है उन्हें माफी मांगनी पड़ी। जहाँ चीफ मिनिस्टर पंजाब, which is probably one of the most I would say effective office and strong office in our hierarchy, उनकी जरा स्पीच उठा के देखें वो कितनी बेबस थी एक्सट्रीमिस्ट के सामने कि ये तो नहीं होना चाहिए, मेरे पे ये फतवे लग रहे हैं। तो मुझे आप बताएं, ऐसा मुल्क का कौन आके इन्वेस्टमेंट करेगा इस मुल्क में, कौन आके तरक्की में करेगा? अब ये तो एक देखो ना, इट्स नॉट अबाउट अ पार्टी, इट्स अबाउट हमारी कलेक्टिव एक उसको एक एफर्ट चाहिए, बट हमारे यहाँ पाँव से आगे देखने का रवाज ही नहीं है, क्या करें? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत में जब आप रहे तो उस वक्त बड़ी कन्फ्रंटेशंस आपकी होती थी, मून साइटिंग के ऊपर बड़े आर्ग्यूमेंट्स हुआ करते थे, उससे क्यों आपको हटा दिया? कुछ लोगों ने कहा आप ओवरशैडो कर रहे थे दूसरों को, इसीलिए दे गॉट रिड ऑफ यू। नहीं, एक्चुअली वो देखो ना, प्राइम मिनिस्टर के लिए ना इन्फॉर्मेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर मिनिस्ट्री। मुझे वहाँ पे दोबारा हो गया, बट इन द हाइंडसाइट मेरी गलती हुई है। आई शुड नेवर हैव लेफ्ट साइंस। और अब भी अगर अल्लाह करे कभी मुझे मौका मिला तो मेरी प्रायोरिटी होगी कि मैं साइंस, क्योंकि अगर 2 मिनिस्ट्रियाँ जो चेंज कर सकती हैं पाकिस्तान को 10 साल में, 2 सालों में नहीं, 10 सालों में जिन 2 मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान को चेंज कर सकती हैं वो एजुकेशन और साइंस है। इसके अलावा रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, जब आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, खान साहब को प्रेडेटर फॉर फ्री स्पीच कहा। क्या हमारे में क्या हुआ था? हमारे क्या अब आज किधर है वो? नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो नून लीग की बॉडी नहीं, वो किधर है आजकल? देखे ना पाकिस्तान में क्या हो रहा है, सहाफत के गला घोंटा जा रहा है। ये क्या हो रहा है? इसको प्रेडेटर क्या कहेंगे? इसको कोई हम और मगरमच्छ कह देंगे? क्या कहेंगे इसको? सही, तो हद हो गया मजाक। किताब आप लिख रहे हैं, कहाँ तक पहुंची है वो? किताब तो लिख दी है, किताब तो लिख दी है। व्हाट्स द नेम ऑफ द बुक? अभी नाम नहीं रखा, सोचा भी नहीं कि छापूंगा कब।
अच्छा, बट एडिट वगैरह कर रहे हैं। किस को एक्सपोज कर दिया? वो रियाम खान साहिबा की भी एक किताब आई थी, बहुत से लोगों ने कहा कि ये तो इट्स टू मच। उनका भी काफ़ी तज़किरा है, उनका तो देखते हैं क्या आगे चलता है। आखिरी सवाल, खान साहब पर बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ही हैज़ डेवलप अ कल्ट फिनोमेना, जो भी उन पर तनकीद करेगा उसे लोग गालियाँ भी देते हैं, जो उनके बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं वो भी बुरा भला कहते हैं। सहाफ़ियों के खिलाफ कैंपेन चलती है। टू प्रूव दैट ही इज़ नॉट अ कल्ट लीडर, कैन यू क्रिटिसाइज हिम अबाउट 5 or 4 डिसीजंस दैट ही मेड और हिज पर्सनैलिटी जो कि गलत थे? देखें, एक्चुअली जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त मैंने जो है वो अपनी हुकूमत की कई खामियां जो है उसको मैंने बयान किया था, और मैंने सामने भी, बट नॉट स्पेसिफिकली अबाउट खान साहब। नहीं, मैं खान साहब को भी, मैं आपको एक बात बता दूं कि इमरान खान में ये बड़ा एक डिफरेंट है बाकी लीडरशिप से। वो सुनते हैं आपकी बात और उनको अपने ऊपर क्रिटिसिज्म का भी प्रॉब्लम नहीं होता। तरीका होता है ना, अब ये तो नहीं कि आप वो करें, लेकिन अगर आप तरीके से क्रिटिसिज्म करें वो सुनेंगे। लेकिन अभी मैं अगर क्रिटिसिज्म करूँगा ना तो लगेगा कि चूँकि हम वी आर आउट एंड यू नो, मतलब बाद में करेंगे आप है। जब हुकूमत में आ जाएंगे तो फिर ज़रूर हम करेंगे कि पहले ये खामियां हुई। कुछ लोग कह रहे हैं अकबर बाबर साहब भी यही कर रहे थे कि पार्टी कह रही है आप हमारे नहीं हैं, वो कह रहे हैं हम आपके ही हैं। अब आपको भी कंपेयर लोग उनसे कर रहे हैं कि पार्टी कह रही है कि आपको वापस नहीं लाना, लेकिन आप कह रहे हैं मैंने जाना नहीं। वैसे आपने तोहीन किया, सम पीपल हैव बीन सेइंग अकबर बाबर टाइप के साथ, नहीं टाइप्स तो नहीं, लोगों के साथ नहीं टाइप्स नहीं, मैं इसलिए आज से कह रहा हूँ कि वो पार्टी हमारा कोई सुने, हमें कोई ओहदे वो तो नहीं चाहिए। वो चेयरमैन बन गया, अपने आप को ऐसे ओवर एस्टिमेट कर, काउंसलर बंदा बन नहीं सकता। मैंने तो पहले ये कहा है कि इमरान खान, मैं इलेक्शनों से पहले मैंने बात की थी कि इमरान खान ड्राइवर को टिकट देगा ना वो बनेगा। ठीक, तो अब भी देखिए ये इलेक्शन तो इमरान खान का है और इमरान खान ने जिसके ऊपर हाथ रखना है उसी ने बनना है। बाकी इस वक्त इमरान खान अगर नहीं जीतता तो फिर पाकिस्तान के लोग ही हार गए ना। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद साहब। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।